अब समानता के अधिकार के अंतर्गत हम आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक पढ़ेंगे। तो अब हम यहां पर बात कर रहे हैं आर्टिकल 14 की। अब इसमें दो चीजों की बात की गई है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इन दोनों ही चीजों को हमें समझते हुए चलना है कि ये दोनों चीजें आखिरकार हैं क्या और किस तरीके से और किस चीज को लेकर के ये बात करती हैं। देखिए, तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं आर्टिकल 14 की, तो इसको मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं कि अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो, सब पर लागू होता है। इन दो कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाता हूं कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का मतलब क्या है। इनको बड़े ध्यान से समझना। विधि के समक्ष समता जो है वो ब्रिटेन से हमने लिया है, ठीक है, और विधियों के समान संरक्षण है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। तो विधि के समक्ष समता क्या है, विधियों के समान संरक्षण क्या है, इसको समझिए। पहला संदर्भ यानी कि विधि के समक्ष समता का मतलब है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, यानी कि सब लोग बराबर माने जाएंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको कोई स्पेशल अधिकार दिया जाए, जैसे कि कोई जनजात तरीके से राजा महाराज कहलाए, बहुत पूरे उसके परिवार को किसी राजनीति में उसको वो मिल जाए कि भैया उसी के परिवार के लोग ही राजनीति के अंदर भारत में राष्ट्रपति बनेंगे या प्रधानमंत्री बनेंगे, जैसे कि ब्रिटेन के अंदर है, ठीक है। वैसा नहीं है। तो किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकार आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा कि साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार किया जाएगा। कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं, चाहे अमीर गरीब ऊंचा नीचा अधिकारी। इन सब का मतलब यह है कि भारत के कानून सबके लिए बराबर हैं, ठीक है। अगर आपने किसी को मुक्का मारा है तो मुक्का मारने की जो सजा एक सबसे बड़े भारत का चाहे कितना अमीर आदमी हो उसको होगी, उतनी ही सजा चाहे हमारे सड़क पर रहने वाले या सब्जी बेचने वाले विक्रेता जो हमारे भाई साहब हैं उनको होगी। बराबर है कानून, इस मामले में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। इस चीज को समझना है, कानून सबके लिए समान है। हाँ, वो अलग चीज है कि आप लोग कहोगे कि सर कि अमीर लोगों के लिए कानून समान नहीं है, अमीर लोग से छूट जाते हैं। ये चीजें हैं, थोड़े कुछ लूप होल्स हैं जो बोल सकते हैं कि भाई अमीर लोग हैं उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं और जो तो उसका फायदा उनको कुछ मिल जाता है। लेकिन भारत का संविधान किसी भी तरीके से उनका भेदभाव नहीं करता, वो सबको लिए एक ही राइट देता है। जैसे कि वोट डालने का अधिकार अगर बात करोगे तो भारत के प्रधानमंत्री के पास भी एक ही वोट डालने का अधिकार है, अंबानी अडानी उनके पास भी एक ही वोट डालने का अधिकार है। और रास्ते में आपके सामने जो हमारे गोलगप्पा वाले भैया हैं जो गोलगप्पा खिला रहे हैं आपको, वो भी एक ही वोट डालने का अधिकार रखते हैं, है ना। भाई मत कहना सर गोलगप्पा का नाम सुनाकर सर आपने तो भूख लगा दी, मुंह में आहा चटकारे लेकर के स्पाइसी स्पाइसी, सर गोलगप्पा खाने का मन हो गया, भिजवाओ आप हमारे लिए, है, ठीक है। तो ये हर विधि का मतलब इक्वल समान व्यवहार की बात करते हैं। दूसरे की अगर हम बात करें जिसको हम विधियों का समान संरक्षण की बात करते हैं, तो उसका मतलब समझिए, उसका मतलब यह है कि विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समानता, समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम और बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। पहला नकारात्मक संदर्भ था, दूसरा सकारात्मक है। दूसरे का मतलब समझ लीजिए, एक सिंपल से तरीके से मैं समझाता हूं। दूसरे का मतलब जो है उसका मतलब यह है कि परिस्थितियां अगर अलग अलग होंगी तो आपके लिए व्यवहार भी अलग अलग किया जाएगा। इसको दो तरीके से समझिए। मान लेते हैं कि एक तो व्यक्ति है जिसने किसी को जानबूझ करके, दुश्मनी थी किसी के साथ, जाकर के उसको उड़ा दिया धाएं, ठीक है, मार दिया। अब उसने तो बदला लेने के लिए जानबूझ करके किसी को मारा, तो उसको तो फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा होगी ही होगी। लेकिन मान लेते हैं एक दूसरी सिनेरियो, दूसरी परिस्थिति है जिसमें भी कोई एक व्यक्ति मर जाता है, लेकिन वो सिचुएशन क्या हुई कि एक व्यक्ति है वो आपको मारने आ रहा है, या कोई महिला है उस महिला के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए कोई व्यक्ति आ रहा है। अब ऐसे में वो व्यक्ति या वो महिला है जो है जिसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए वो आ रहा था, वो उनको मार देती है अपनी सेल्फ डिफेंस में, ठीक है, अपने बचाव में, ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान वो ले लेते हैं जो उनको मारने आ रहा है। तो ऐसे में कानून आपको फांसी या उम्र कैद की सजा नहीं देगा। ऐसे में अगर ये साबित हो जाता है कि आपने अपने बचाव में उसको मारा है तो आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे, है ना। तो परिस्थितियों को देखते हुए ये ध्यान रखना, ठीक है, फिर आपके साथ व्यवहार किया जाता है, ठीक। जैसे कि एक और एग्जांपल से मैं बताता हूं, टैक्स का जानते हैं आप लोग मेरे दोस्त। टैक्स को देखना कि किस तरीके से कि भारत में सभी लोगों के लिए ऐसा थोड़ी कि जो 1 रुपया कमाएगा वो भी टैक्स देगा और जो 10 रुपए कमाएगा, 1000 रुपए कमाएगा वो भी टैक्स देगा। ऐसा तो नहीं है। भारत में तो टैक्स का स्लैब बना रखा है,
आर्टिकल 14 का जो पहला वाला प्रावधान था वो तो ये कहता है कि सबको बराबर टैक्स लगेगा, चाहे अमीर हो गरीब हो सबको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसका जो सेकंड प्रोविजन जो है वो बेसिकली एक तरीके से इस चीज को इंडिकेट करता है कि भाई जो अमीर है वो सक्षम है, वो टैक्स दे सकते, उनसे टैक्स लो, मोटा टैक्स लो, 30% टैक्स लेती है सरकार। और जो गरीब हैं जो नहीं दे सकते उनको टैक्स फ्री कर दो, है ना। तो आप देखो बीपीएल परिवार, उनका टैक्स ही नहीं है, बल्कि सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं भी मिलती हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है वो यहां पर सेकंड के अंतर्गत होती है। तो पहला वाला नकारात्मक संदर्भ है जो किसी चीज को करने से रोकता है, ठीक है। दूसरा वाला जो थोड़ा सकारात्मक जो है वो है ना। दोनों का उद्देश्य लेकिन विधि, अवसर और न्याय की समानता स्थापित करना है। तो और सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बिल्कुल क्लियरली कह भी दिया है कि भाई जहां समान एवं असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता हो, अनुच्छेद 14 वहां पर लागू नहीं होगा, है ना। समान और असमान, जैसे पुअर और गरीब, रिच और अमीर वाला मैंने आपको समझाया इस तरीके से, तो उन सब के लिए आर्टिकल 14 का इक्वल वाली चीजें लागू नहीं होंगी, ठीक है। ये आपको देखना है। अब अगली चीज पर चलते हैं, अनुच्छेद नंबर 2 सेकंड, कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, आर्टिकल 15 पर, अनुच्छेद 15 की हम बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 15 ये कहता है कि राज्य जो है किसी नागरिक के प्रति केवल, ध्यान रखिए ये बात, केवल धर्म 1, मूल वंश 2, जाति 3, लिंग 4 या जन्म स्थान 5, इन 5 आधार पर किसी तरीके का भेदभाव नहीं करेगा। इन 5 आधार के अलावा किसी मामले पर अगर वो करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा भाई। इसका मतलब ये है कि कोई सार्वजनिक दुकान है, ठीक है, कोई दुकान है, मैं थोड़ा साइड में होकर के आपको इस साइड में हो जाता हूं ताकि फिर आपको फोटो के अलावा कंटेंट आपको पूरा दिखे, ठीक है। जैसे कोई सार्वजनिक दुकान होगी मेरे दोस्त, ठीक है, या सार्वजनिक होटल हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, ठीक, मनोरंजन का स्थान है, तो वहां पर कोई आपको रोक नहीं सकता है, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, यार तुम तो यार फलाना फलाना जाति को तुम नहीं आ सकते। आजादी से पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो साधारण जनता के प्रयोग के लिए बनाई गई है, राज्य ने पैसा लगाया है या थोड़ा पैसा लगाया या पूरा पैसा लगाया हो, है ना, ऐसी किसी भी जगह का प्रयोग करने से आप किसी को रोक नहीं सकते। जैसे तालाब हो गया, कुएं हो गए, है ना, स्नान घाट हो गए, इन सब चीजों पर आप जाने से रोक नहीं सकते। जैसे पहले भारत में आजादी से पहले इस तरीके का प्रावधान था कि कुछ जाति या जो है वो अन्य जातियों के लोगों को कुछ स्थानों पर, सार्वजनिक स्थान पर, जैसे सार्वजनिक कुआं हो गया, तालाब हो गया, वहां पर जाने से मना कर देती थी कि भाई नहीं तुम नहीं आ सकते, तुम फलाना फलाना जाति को तो तुम्हारी एंट्री बैन है। ऐसी कोई भी चीज यहां पर नहीं की जा सकती है, ठीक है। अब ये प्रावधान जो है इसके बारे में जानना जरूरी है कि ये राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ आपको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। आर्टिकल 14 का अगर हम बात करते हैं, आप ये चीज ध्यान रखना, तो वो केवल अगर आप देखोगे तो राज्य के खिलाफ सुरक्षा देता है आपको। आर्टिकल 15 राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ, ठीक है, राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है। इस चीज को समझना है क्योंकि इस तरीके की चीजें निजी आधार पर ज्यादा की जाती रही हैं भारत के अंदर। अब अगली बात चीज कर लेते हैं, इसके कुछ अपवाद भी हैं। कुछ अपवाद क्या है वो अपवाद देख लीजिए। अपवाद ये है कि राज्य को ये परमिशन होती है कि अगर उसको लगता है कि यार कि बच्चे या महिलाएं ऐसी हैं जिनकी सिचुएशन ठीक नहीं है, ठीक, वो पिछड़े हुए हैं और उनको समाज में बराबरी पर नहीं लाया गया अभी तक, तो उनको उस बराबरी तक लाने के लिए, उस स्थान तक लाने के लिए वो उनको विशेष प्रावधान कर सकते हैं। विशेष प्रावधान मतलब आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। आरक्षण की व्यवस्था मतलब कैसे, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, शैक्षणिक संस्थान, उनमें उनके लिए सीटें रिजर्व कर दी गई, ठीक है। स्थानीय निकाय जो है, स्थानीय निकाय पंचायती राज और नगर पालिकाओं की बात कर रहे हैं, वहां पर महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन जो है आपको देखने को मिलता है ताकि उनको भूमिका मिल सके। एक और चीज जो है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, उनको भी राज्य जो है इस तरीके का प्रावधान कर सकती है। जैसे कि अनुसूचित जाति होगी या अनुसूचित जनजाति होगी, तो इनके विकास के लिए आप देखोगे कि भारत के संविधान में विधानमंडल और अगर आप बात करते हो संसद के अंदर सीटों का रिजर्वेशन जो है दिया गया है कि भैया अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए संसद में इतनी सीटें तो भाई रहेंगी, मिनिमम रहेंगी, ठीक है। तो ये उनके बेटरमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए किया गया है। या सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थान जो है उसमें शुल्क से छूट दी जाएगी। जैसे आप देखोगे, आपने यूपीएससी का फॉर्म भी भरा होगा, तो यूपीएससी का फॉर्म जब आप भरते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस होती है,
जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए फीस का क्राइटेरिया देखोगे तो अलग देखने को मिलता है अलग अलग जगहों पर। ऐसे ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, शैक्षणिक संस्थानों में भी फीस में आपको छूट दी जा सकती है। ठीक है, तो ये एक अपवाद था। एक और अपवाद ये था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी जो है, ठीक है, सामाजिक पिछड़े वर्ग, पिछड़े लोग, ठीक है, इनके उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकते हैं। ठीक है, छूट संबंधी नियम मतलब कैसे, जैसे कि आप कई बार देखोगे कि आपका नेट क्वालिफाई, एक एग्जांपल से देख लेते हैं, नेट को देख लेते हैं। जब आप नेट क्वालिफाई करते हैं, नेट, ठीक है, अब नेट के लिए आप एलिजिबल कब होंगे? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो लोग टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, उनको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब नेट के लिए क्या कर रखा है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। नेट के लिए अगर आप जनरल से हैं तो आपके लिए 55% मार्क्स लाने जरूरी हैं मास्टर्स में, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अंदर। लेकिन अगर आप ओबीसी से हैं, अगर आप एससी से हैं, अगर आप एसटी से हैं, तो आपको 50% नंबर लाने हैं बस। 50% नंबर लाएंगे तो आप नेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके की छूट जो आपको दी गई है, इस तरीके की छूट दी जा सकती है ताकि अपलिफ्टमेंट हो सके, बेटरमेंट जो है उनका हो सके। इस तरीके की चीजें, ये 3 अपवाद जो थे ये देखने को मिलते थे। अब इसमें एक चौथा अपवाद जुड़ गया। ये 3 अपवाद थोड़ा सा पुरानी वो है तो वो हो गया, लेकिन इसको 3 की जगह अब 4 अपवाद कर लेना है। 4 अपवाद इसलिए कर लेना है, ठीक है, इसको 4 कर लेना, 4 अपवाद इसलिए क्योंकि अब ईडब्ल्यूएस का कोटा भी इसमें जुड़ गया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 103वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 103, उसके बाद से ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन यहां पर मिल गया है। अब आते हैं अगले आर्टिकल पर, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 मोटा मोटी सिंपल सा चीज क्या कहता है कि भाई राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। इसका मतलब किसी के साथ केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान या निवास, तो देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्ति को रोजगार के लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकते। ठीक है, आप भारत में सभी लोगों को, ये मूल रूप से केवल भारत के नागरिकों को ही मिला गया अधिकार है, विदेशियों को नहीं मिलता है। भारत के नागरिकों के साथ आप धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर किसी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते। नौकरी के लिए सबको नौकरी मिलेगी, इसलिए आप देखोगे जब भी कोई भी पोस्ट आती है, कोई भी वैकेंसी आती है, तो उसमें हर किसी को वो दिया जाता है कि भाई आप किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, लिंग से, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आओ, एग्जाम दो, एग्जाम पास करो, योग्यता के आधार पर नौकरी ले जाओ। लेकिन इसके कुछ भी अपवाद इसके भी हैं। अपवाद क्या है कि जैसे राज्य जो है वो नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। आरक्षण की व्यवस्था आप अगर देखोगे तो नियुक्तियों में कर दी गई है। अगर हम बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट के लिए 15% जो है रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। शेड्यूल ट्राइब जो है इसके लिए आपको 7.5% रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। ओबीसी जो है इसके लिए आपको 27% रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस जो है इसके लिए आपको 10% रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। तो सरकारी नौकरी में ये 4 वर्गों के लिए आपको आरक्षण देखने को मिलता है। ये इसका एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, यानी कि इन आधार पर सरकार इनके लिए सीटें रिजर्व कर सकती है, कट ऑफ में कमी ला सकती है ना। 2 चीजें कर सकती है, जैसे कि सीट इनके लिए क्या कर दी गई, सीट जो है वो रिजर्व कर दी गई, ठीक है, रिजर्व हो गई। प्लस में जो है कट ऑफ जो आती है, जो कट ऑफ होती है, उस कट ऑफ में जो है छूट दी जा सकती है या कमी की दी जा सकती है। ये सारी चीजें जो है यहां पर आपको मिल जाती है, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं, ध्यान से सब पढ़ना है। अस्पृश्यता ग्रंथ आर्टिकल 17 पर अगर हम जो है ये आ गए। सबसे पहला आर्टिकल 17 विदेशी नागरिक और भारतीय नागरिक दोनों को मिलता है, विदेशी हो भारतीय हो। अब ये सिंपल सा ये कहता है कि अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। ठीक है, किसी भी रूप में। अब अस्पृश्यता का मतलब जब हम आजादी से पहले अगर देखेंगे तो भारत में छुआछूत बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे वर्ग जो है दूसरे वर्गों को अपने से बराबर नहीं समझते थे, कमजोर समझते थे, तो उनके साथ भेदभाव करते थे। कई जगह पर आपने कई सारे आर्टिकल न्यूज देखे होंगे कि कई सारे वर्गों को, समुदायों को दबा करके रखा जाता था। अगर उस समुदाय के व्यक्ति रास्ते से निकल रहे हैं और उस रास्ते से कोई अपने आप का कुलीन वर्गीय या उच्च वर्गीय व्यक्ति निकलता है तो उसकी परछाई भी उसके ऊपर पड़ जाती, तो लगता था कि यार हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया, जीवन भ्रष्ट हो गया। और ऐसे में फिर वो
उन वंचित समुदाय के लोगों को साथ बहुत ही कठोर तरीके का व्यवहार करते थे। उनको मारना, पीटना, जान से भी मार देना, ऐसी घटनाएं होती थी। छुआछूत की घटनाएं होती थी। उनको लगता था कि छूने भर से हम अपवित्र हो जाएंगे। इस तरीके की घिनौनी घटिया मानसिकता को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। और ये हर तरीके से, इस हर तरीके का किसी भी रूप की बात कर रहे हैं, किसी भी रूप का मतलब ऐसा नहीं है कि आप प्रत्यक्ष तौर पर छूना मना कर रहे हो, उस काम करने से मना। अगर आपकी सोच भी ऐसी है, आप सोच के माध्यम से भी ऐसा बढ़ावा दे रहे हैं, वो भी गलत है, वो भी कानूनी अपराध है। कानूनी रूप से उसका भी निषिद्ध किया जाता है आर्टिकल 17। अब बात आ जाती है आर्टिकल 18 की, उपाधियों का अंत की। उपाधियों के अंत के अंतर्गत ये क्यों किया गया, इसका कारण समझिए। पहले क्या होता था, बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां दी जाती थी, राय बहादुर, राजा धीराज, महाराज। इन उपाधियों के नाम सुनकर के लगने लगता था कि यार पता नहीं कितने बड़े, कितने पावरफुल व्यक्ति हैं, पता नहीं क्या स्पेशल है इनके अंदर, है ना। दूसरों से अलग फीलिंग आती थी उनको कि यार कि हम तो राजा है ना, मैं तो राजा हूं, किंग हूं, मैं तो पता नहीं क्या क्या करूंगा, इस तरीके की चीजें। तो ऐसी चीजों से क्या करते हैं, दूसरों के अंदर हीन भावना ना आ जाए, बराबरी का भाव समाप्त ना हो जाए, इसलिए इन उपाधियों का अंत करना था। तो इन उपाधियों का अंत करने के लिए 4 प्रावधान कर दिए। कि सबसे पहला ये कहा गया कि भाई जो है, 2 लोग, 2 चीजों के लिए आपको उपाधि दी जा सकती है, ठीक है। बाकी सभी की सभी उपाधियां समाप्त रहेंगी। कौन सी 2? एक तो अगर सेना कोई उपाधि देती है, या कोई विद्या से संबंधित सम्मान, उसकी कोई उपाधि मिलती है, यानी कि एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई से, जैसे कि आपको एक डॉक्टर की उपाधि दे दी, है ना, आप नाम के आगे पीएचडी करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर लगा लेते हैं, ठीक है। एमबीबीएस करने के बाद, एमडीए वगैरह वगैरह कई सारी चीजें करने के बाद डॉक्टर लगाते हैं। सेना ने कोई उपाधि दी आपको, कर्नल, लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर वगैरह वगैरह। तो इन कई और भी कई सारी उपाधियां, जो उस तरीके की उपाधियों का जो है आप लोग प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा और कोई उपाधि नहीं होगी। अब ये इनके लिए क्यों रखा गया प्रावधान, क्योंकि ये दोनों देश के निर्माण में और देश की सुरक्षा में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। सेना देश की सुरक्षा में, और शिक्षक जो है देश के निर्माण में, भविष्य के निर्माण में, ठीक है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो उनके योगदान को देखते हुए ये अपवाद रखा गया है, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये भी है कि भारत का कोई नागरिक जो है वो कहीं विदेश से भी कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। यहां पर तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन विदेश से भी नहीं कर सकता है, कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, ठीक। विदेश में कोई लोग उनको बोलना चाहे बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको कोई उपाधि, सर की उपाधि जैसे होती थी पहले कि सर, जैसे लिखा जाता है ना, सर डॉन ब्रैडमैन, क्रिकेटर, आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपको, तो यहां पर उस तरीके की उपाधि नहीं है, ठीक। इसी की तरीके से कोई विदेशी जो है, कोई दूसरे देश का नागरिक, वो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में, भारत की सरकार के अधीन कोई काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, इस दौरान अगर उसको कोई उपाधि दी जाती है किसी के द्वारा, किसी विदेश, उसके ही देश के द्वारा, किसी अन्य देश के द्वारा, तो ऐसी उपाधि ले तो सकता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति की सहमति उसको लेनी पड़ेगी। अगर सहमति नहीं ले, राष्ट्रपति देता है, तो वो नहीं ले सकता है, ठीक है। तो इन सब चीजों के प्रावधानों में स्पष्ट कर दिया कि जो औपनिवेशिक शासन के समय दिए जाने वाले जो वंशानुगत पद थे ना, जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर, ये बहादुर, वो बहादुर, ऐसा बहादुर, वैसा बहादुर, है ना, ये दीवान, ये निजाम, ये रानी, ये महारानी, ये प्रिंस चार्मिंग है, ऐसे हर तरीके की जो उपाधियां थी, उन सारी उपाधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। समानता के अधिकार के विरुद्ध थे, इसलिए इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन अब बात करते हैं कि कई बार लोगों को लगता है कि यार ये उपाधियां तो कर दी, लेकिन पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये इस तरीके की चीजें हैं कि इनको क्यों बैन नहीं किया गया। तो समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि जो पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, ये कोई उपाधि नहीं है, ये आपका सम्मान है, ये पुरस्कार है, ठीक है, ये इसको बोला जाता है पुरस्कार, तो ये उपाधि नहीं है, ठीक। और इसीलिए न्यायालय ने कहा कि ये पुरस्कार उपाधि नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों का इससे उल्लंघन नहीं होता है, ठीक है। समानता के लिए के ये प्रतिकूल नहीं है, ठीक है। यह व्यवस्था भी की गई कि पुरस्कार पाने वालों के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अन्यथा उन्हें पुरस्कारों का त्याग करना होगा। अब ये जरूर है कि इसका उल्लंघन कभी कभी देखने को मिल जाता है। अगर मान लेते हैं कोई पद्मश्री बन जाता है, तो उसको ये अधिकार नहीं मिलता है कि वो अपने नाम के आगे लगाए। जैसे मान लीजिए मेरे को पद्मश्री मिल गया, तो मेरे को ये अधिकार नहीं है कि मैं लगाऊं कि पद्मश्री ललित यादव, है ना, या ललित यादव पद्मश्री। इस तरीके की चीजें आप टाइटल यूज नहीं कर सकते।
अगर नाम के आगे पीछे लगाओगे तो टाइटल हो जाएगा, लेकिन ये आपको पुरस्कार के रूप में दिए गए हैं, ठीक है, इस चीज को समझिए। तो पुरस्कार में और टाइटल में, उपाधि में फर्क है। उपाधि वो होगी जो आपके नाम के आगे या पीछे लगती है, पुरस्कार वो हो गया जो आपके कार्य किए गए कार्य के बदले सम्मान के लिए आपको दिया जाता है। लेकिन भारत में विडंबना ये है थोड़ी सी कि हम तो यहाँ पर हर चीज को उपाधि के तौर पर लगा लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई पुलिस में है कोई व्यक्ति और वो रिटायर हुए या सब इंस्पेक्टर हो, मान लेते हैं कि सब इंस्पेक्टर से भर्ती हो गए, रिटायरमेंट की छोड़ी अभी भर्ती हुए, तो वो भी जब घर बनाएंगे ना तो घर में आगे लिखा रहेगा सब इंस्पेक्टर, है ना, सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार, इस तरीके से। या शादी का कार्ड भी आएगा ना तो शादी के कार्ड में भी देखना उनके नाम के आगे लिखा रहेगा सीधा सीधा, क्या लिखा रहेगा, सब इंस्पेक्टर शैतान सिंह का विवाह हो रहा है फलानी फलानी कन्या के साथ, है ना, नाम के आगे पीछे वो एक प्रेस्टिजियस उस चीज के लिए लगा लेते हैं वो, ठीक है। लेकिन उपाधि इस तरीके की चीजों का यूज आप जो है वो नहीं कर सकते, वो आपकी पोस्ट है, ठीक है, लेकिन एक टाइटल के रूप में किसी चीज का यूज नहीं किया जा सकता है।